चलिए, स्वागत है आप सबों को। और आज हम लोग छुट्टी के बाद पहला दिन मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। और आवाज जा रहा है? कोई बता दीजिए तो, कंफर्म करके। कोई बोलिए तो, आवाज जा रही है? जी यार। चलिए, तो आज हम लोग का अ, आज जैसा आप लोग देखे होंगे, आज का जो अ, आज आप लोग देखे होंगे कि जेपीएससी पीटी कट ऑफ जारी कर रही है। ठीक है, उससे लेके थोड़ा सा हम मायूस है, अपने में संतुष्ट नहीं है, इसलिए फिर भी देखिए, बहुत करीब छूटे, एक एक दो नंबर से छूट गया पीछे, इसलिए कोशिश कीजिए। और तो हम लोग आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं कि नया टॉपिक है झारखंड के वन। झारखंड के वन, ये टॉपिक जेपीएससी पीटी या मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पीटी में सीधा सीधी पांच पर, यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा। जेपीएससी पीटी की बात कर रहे हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेगा जेपीएससी पीटी में। और मेंस को भी इस टॉपिक को पढ़ना है। मेंस में आएगा या ना आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पीटी में फिक्स यहाँ से क्वेश्चन है कि 5 प्रश्न रहेगा ही, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 3 मार्क्स का। और इधर आपका जो भी है उसके निचले स्तर के एग्जाम, सीजीएल हो चाहे उसके नीचे जो भी एग्जाम हो झारखंड में, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही, 1 या 2 क्वेश्चन। तो 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग छूट गया था इसलिए। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, झारखंड के वन। और झारखंड के वन, या तो जेपीएससी पीटी बोलिए चाहे जेएसएससी का जो भी एग्जाम बोलिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जेपीएससी पीटी सीधा सीधी 5 प्रश्न देती है। झारखंड के वन, झारखंड के वन, यहाँ से जेपीएससी पीटी में 5 प्रश्न और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहती है, यानी 10 मार्क्स। ये जेपीएससी पीटी और जेएसएससी सीजीएल के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन अब 5 जो क्वेश्चन रहता है इसी में से आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा आज की किस तरह से इसको पढ़े कि 5 में 5 क्वेश्चन को यहाँ से हम अटेम्प्ट कर ले और सही अटेम्प्ट करें, ये चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर झारखंड के वन को अगर हम पढ़े, तो इसको 3 आधार पे पढ़ा जाता है, तब जाके आपका 5 प्रश्न यहाँ से टच होगा। पहला, अगर इसको हम कैटेगरी बांटे, तो पहला प्रशासनिक आधार पे, प्रशासनिक के आधार पर पहला पढ़ेंगे, प्रशासनिक के आधार पर। और दूसरा, हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। और तीसरा पढ़ेंगे वन रिपोर्ट 2021। किसका वन रिपोर्ट? झारखंड राज्य का वन रिपोर्ट 2021। झारखंड राज्य
वन रिपोर्ट 2021, ये इसको 3 तरह से पढ़ा जाता है और इन्हीं तीनों टॉपिक को जब कंप्लीट पढ़ लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा। जेपीएससी पीटी तो कंफर्म एकदम नहीं। और जब जेपीएससी का अगर पीटी का सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं तो कोई भी एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से छूट ही नहीं सकता है, ऐसा प्रश्न रहेगा यहाँ से। अब यहाँ देखिए कि प्रशासनिक के आधार पे पहला को हम लोग बोलते हैं रक्षित वन, और दूसरा आरक्षित वन, और तीसरा अविकृत वन। ये झारखंड सरकार इस तरह से अपना कैटेगरी बांटी है वनों को कि प्रशासनिक के आधार पर पहला रक्षित वन, दूसरा आरक्षित वन और तीसरा अविकृत वन। और वन्य जीव अभ्यारण्य, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य सभी को देखेंगे। इसको भी 2 भाग में बांटिए वन्य जीव अभ्यारण्य को। पहला को हम बोलेंगे स्वस्थानीय, पहला को स्वस्थानीय, और दूसरा बाह्य स्थानीय। इस तरह से फिर से देखिए, झारखंड के वन को 3 कैटेगरी में बांटे। पहला प्रशासनिक आधार पे जिसमें से रक्षित वन, आरक्षित वन और अविकृत वन। दूसरा वन्य जीव संरक्षण जिसमें एक स्वस्थानीय है और एक बाह्य स्थानीय, और एक तीसरा जो है झारखंड राज्य वन रिपोर्ट 2021। ये हर हाल में इंपॉर्टेंस है। जब तक 2023 नहीं आ जाती है तब तक यही डाटा काम आएगी। 2021 का हर 2 साल में वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट भारत सरकार जारी करती है और ये 2-2 साल, प्रत्येक 2 साल में आती है। जब तक 2023 में नहीं आ जाती है डाटा तब तक ये 2021 का ही डाटा हर एग्जाम में पूछेगी। और ये झारखंड राज्य वन रिपोर्ट एक बार हम पढ़ा चुके हैं। करेंट जब क्लास ले रहे थे तो ये बिल्कुल करेंट का टॉपिक था, तो इसको एकदम टोटली मैप से बताया थे कंप्लीट कि कितना परसेंटेज अभी वन हो गया है, कितना उसका क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा कहाँ है, प्रतिशत में कहाँ है, सबसे कम नकारात्मक वृद्धि कौन है और सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला में से कौन है, सब कुछ बताया था। अब देखिए पिछले बार ऐसा क्वेश्चन आया था एक, पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसको ले रहे हैं पहले वन्य जीव संरक्षण। इस टॉपिक को पहले हम ले रहे हैं वन्य जीव संरक्षण, यानी वन्य जीव संरक्षण यानी जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे पादप जो भी हैं उनका संरक्षण करना है सभी को। यहाँ पेड़, जीव जंतु, पादप सभी का। तो उसमें से 2 तरीका अपनाई जाती है, एक है स्वस्थानीय, एक बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय अच्छा से समझ लेंगे। क्वेश्चन पिछले बार यहीं से था जेपीएससी पीटी, एक क्वेश्चन जो कि सामान्य बच्चों से नहीं बन पाया, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो वन्य जीव संरक्षण में 2 विधि बताए, उसमें से एक है बाह्य स्थानीय वन्य जीव संरक्षण, उसमें से 2 विधि, एक है स्वस्थानीय, एक है बाह्य स्थानीय। देखिए यहीं से क्वेश्चन बना था पिछले बार जेपीएससी पीटी में। पहले इसका हम बात करते, पहले तो सीधा सीधी कॉन्सेप्ट समझिए कि वन्य जीव संरक्षण जितने भी जीव जंतु और पादप है सभी का यहाँ पे संरक्षण करना है। तो पहला दो विधि है संरक्षण करने का, पहला स्वस्थानीय, दूसरा बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय देखिए, स्वस्थानीय की हम बात कर रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा
तभी सब कुछ समझ जाइएगा कि आपके बगल में जो बेतला नेशनल पार्क है क्या है। जब ये चीज को समझ जाइएगा तो आपके अगल बगल में बेतला नेशनल पार्क है, महोडाल में भेड़िया अभ्यारण्य है, कराची में बिरसा जैविक उद्यान है, जमशेदपुर में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सभी को आप अपने आप को रख लीजिएगा कि हाँ ये होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 100 स्थाने कोई भी क्षेत्र हो, और अगर उस क्षेत्र में जो भी है जीव जंतु पादप, उसको वहीं पर अगर संरक्षण कर दिया जाए, फिर से सुनिएगा, अगर कोई ऐसा बड़ा क्षेत्र हो और वहां का जो भी जीव जंतु पादप जो भी है उसको उसी स्थान पे संरक्षित कर दिया जाए, यहाँ है यहाँ का यहीं पे संरक्षित कर दिया जाए, यहीं पे संरक्षित कर दिया जाए, यहीं पर संरक्षित कर दिया जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे 100 स्थाने। अब अगर लॉजिकली बात करके देखिएगा तो देखिए, झारखंड में कौन कौन ऐसा पार्क है या तो राष्ट्र या उद्यान, जो भी उद्यान भी हो, कि वहां का जानवर को वहीं संरक्षित किया जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल देखिएगा तो बेतला नेशनल पार्क, यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बना देगा कभी भी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऐसा किस लिए बोले? 100 स्थान में उसी क्षेत्र के जो भी जीव जंतु पादप है उसको उसी क्षेत्र में संरक्षित कर दिया जाए, तब उसको कहते हैं हम लोग 100 स्थान है। इसके आधार पे तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आता ही है, क्योंकि बेतला में जो भी जीव जंतु है वहीं का है, वहां पे कहीं का नहीं लाया जा रहा है वहां पर। लेकिन वही आप देखिएगा तो बिरसा जैविक उद्यान में का दूसरा जगह से लाकर उसको वहां रखा जाता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इसीलिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग कहाँ रखेंगे? 100 स्थाने में। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य को कहाँ रखेंगे? इसी में रखेंगे। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य को कहाँ रखेंगे? यहीं रखेंगे। लेकिन अगर इसी जगह हम बोल दें कि बिरसा जैविक उद्यान को कहाँ रखेंगे, जो रांची के और मांझी में है बिरसा जैविक उद्यान, उसको कहाँ रखेंगे? क्योंकि वहां तो दूसरे जगह से जानवर को ला करके वहां पे रखा जा रहा है और संरक्षित किया जा रहा है। यही क्वेश्चन पिछले बार जेपीएससी पीटी में था कि बिरसा जैविक उद्यान किसके अंतर्गत आती है, सीधा सीधे, और ये दोनों ऑप्शन था, 100 स्थानीय और बाह्य स्थानीय। तो ये समझ गया कि सीधा सीधी। अब बाह्य स्थानीय देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कोई अगर हम इस क्षेत्र में हमको किसी को संरक्षित करना हो और इसको हम दूसरे जगह से ला के यहाँ पे संरक्षित कर रहे हैं, दूसरे जगह से ला रहे हैं, दूसरे जगह से लाया गया हो, दूसरे जगह से लाया गया हो और यहाँ पे इसको संरक्षित कर रहे हैं, तब इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य स्थानीय। इसीलिए बिरसा जैविक उद्यान है क्या होगा? बाह्य स्थानीय। अभी हाल के दिनों में चर्चा में था कि नामीबिया से 8 गो चीता लाई गई भारत, वो वहां से लाई गई ना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से, और भारत लाया गया उसको यहाँ, तो दूसरे जगह से उसको लाया गया और यहाँ पे रखा गया भारत में, तो वो भी बाह्य स्थानीय हुआ, वहां का जो राष्ट्रीय पार्क है। इसीलिए पिछले बार का जेपीएससी पीटी में था कि बिरसा जैविक उद्यान इसमें से किस में शामिल था, तो बहुत सारे लोगों ने 100 स्थानीय मार दिया, बहुत सारे लोगों ने बाह्य स्थानीय भी मारा, लेकिन सही आंसर था बाह्य स्थानीय। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह से ला करके बिरसा जैविक उद्यान में उनको वहां का अपना वातानुकूलित वातावरण दे करके
रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी अगर हम वन्य जीव अभयारण्य का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाना है कि किस तरह को ये वन्य जीव अभयारण्य है अपने आप में, कि हाँ कैसा है। तो यही इसका टॉपिक था, और कि इस तरह से पहचानने का यही था। और यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है, अब जितना भी वन्य जीव अभयारण्य है या जैविक उद्यान है या राष्ट्रीय उद्यान है, उसी को याद कर लेना है सीधे, और कौन किसके लिए फेमस है। चलिए इसको बना लिए होंगे। अब अगर हम बोलेंगे कि पलामू वन्य जीव अभयारण्य क्या है, तब नहीं सोचना है कि क्या होगा, स्वस्थानीय होगा कि बाह्य स्थानीय। चलिए अब आगे थोड़ा बहुत लिखना होगा आप लोग को भी। टॉपिक दीजिए वन्य, झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य, झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य। पहला लिखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। लिख लीजिए, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना लिख लीजिए, जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। 1986 ईस्वी में हुई है। यहीं पर लिखिए, यहीं पर पहली बार, यहीं पर पहली बार, यहीं पर पहली बार वर्ष 1932 ईस्वी में, यहीं पर पहली बार 1932 ईस्वी में, यहीं पर विश्व में पहली बार, लिख लीजिए यहीं पर विश्व में पहली बार, जोड़ लीजिए थोड़ा सा, विश्व भर में पहली बार, विश्व भर में पहली बार वर्ष 1932 ईस्वी में शेर की गणना की गई थी। शेर की गणना की गई थी 1932 में, शेर की गणना की गई थी। वर्ष, और यहीं पे लिखिए कि वर्ष 1973 ईस्वी, वर्ष 1973 ईस्वी, वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो राष्ट्रीय स्तर का होता है, राष्ट्रीय स्तर का, तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नेशनल लेवल पे है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और पहली बार बोलता है कि वर्ष 1932 ईस्वी में यहाँ पे शेर की गणना की गई थी, शेर की जनगणना की गई थी पहली बार, पूरे विश्व भर में पहली बार। यहाँ भी लिख लीजिएगा, पूरे विश्व में पहली बार।
पहली बार। इसके बाद यहाँ पे 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर, परियोजना चलाया गया प्रोजेक्ट। इसके बाद 1986 में आकर के बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है, और बेतला किसी का नाम से है, बेतला क्या चीज करने, देखिए बेतला कैसे बन गया, सारे जो भी यहाँ पे जानवर मौजूद है उन्हीं लोगों के नाम से बनाया गया है बेतला, इसलिए कभी भी पूछा जा सकता है। यानी बी से बाइजोन, फिर ई से एलिफेंट, लिख लीजिएगा, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, लिखते जाइए, टी से टाइगर, एल से लियोपार्ड, और ए से एक्सिस, इस तरह से बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये थोड़ा सा और इसको समझने के लिए देखिए, ये देख लिए, अब इसको थोड़ा सा और बेहतर से समझिए। अब देखिए कि एक उस एरिया के लिए एक पीटीआर है, एक जोन होती है जो वन संरक्षण के लिए पीटीआर, यानी पलामू टाइगर रिजर्व, इसको अगर बोला जाए पीटीआर को, एक जोन होती है वो पीटीआर है, यानी पलामू टाइगर रिजर्व। अब ये अगर इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा, ये जो पूरा इसका है, ये जो पूरा पीटीआर का जो क्षेत्र है आपका, इसी में से एक छोटा सा भाग कौन है, बेतला राष्ट्रीय पार्क, बेतला राष्ट्रीय पार्क, जो अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हम देखें तो 231 पॉइंट कुछ है, इधर बाद में याद रख लीजिए 231 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 231 वर्ग किलोमीटर में ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और अगर इसका टोटल देखिएगा, ये वाला पूरा पीटीआर का, तो आप अगर देखिएगा तो ये पूरा आपका कहाँ कहाँ पकड़ती है, जैसे छिपादोहर आपका वन विभाग, आपका मंडल वन विभाग, अब यहाँ बेतला के कुछ भाग, और कुछ गारू का भी भाग, जो भी वन विभाग का है, वो सबको मिला करके पीटीआर जोन बनाया गया है, जिसमें से एक जगह बेतला भी है उसी के अंदर, और इसका कुल भाग है 231 वर्ग किलोमीटर। तो ये किताबों में इस तरह से नहीं बताया गया है कि पूरे लिख देता है केवल, इसलिए समझना होगा कि 231 वर्ग किलोमीटर ही ये केवल फैला हुआ है बेतला वाला, इस तरह से है। चलिए ये समझ गए इसको अच्छा से, अब इसको लिख लीजिएगा कहीं ऐसा ही है। अब समझ गया कि एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है बेतला, और 231 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब
एक लाइन से लिखिए वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य का नाम। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो सबको याद होगा, याद भी होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं याद नहीं होगा, सबको याद होगा, लेकिन कैसे याद रखना है वो भी हर एग्जाम में आएगा ईगो, तो सबको लिखते जाइए। पहला में लिखिए पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पहला पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, उसका लिखिए 794 वर्ग किलोमीटर, 794 वर्ग किलोमीटर। दूसरा लिखिए गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, और अगर इसका जिला भी लिखते जाइएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा कि कहाँ पे है, तो पलामू पलामू में है, पलामू को पलामू में ही लिखिए। इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, यहां से पहला लिखिए पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पलामू है तो ये कहाँ रहेगा, पलामू में ही है। और कितना किलोमीटर, अतिवर्ग किलोमीटर 794 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा जो वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा लिखिए गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, इसको लिखिए कोडरमा, लिखते जाइएगा, हम बोलेंगे तो भी लिख लीजिएगा। 259 वर्ग किलोमीटर। अब क्यों लिख रहे हैं देखिएगा, अभी इसको लिखने का क्यों जरूरत पड़ रहा है। अगला लिखिए लावालोंग, लावालोंग अभयारण्य, लावा लोंग अभयारण्य, लावालोंग चतरा, इसको लिखिए 207 वर्ग किलोमीटर। 207 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दालमा, वन्य जीव अभयारण्य, दालमा जमशेदपुर, जमशेदपुर, इसको लिखिए 193 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अब इधर लिखते जाइए भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य, लिखिए भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य। सबको लिखते जाइएगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वहां हम लिखेंगे। भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य लातेहार महोडान, लातेहार भी लिखिएगा तो चलेगा, कभी कभी एकदम पूछता है महोडान। और लिखिए तोपचांची अभयारण्य धनबाद, तोपचांची अभयारण्य धनबाद, लिखते जाइएगा सब एकदम, तोपचांची अभयारण्य धनबाद। फिर पारसनाथ अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य, पारसनाथ अभयारण्य को, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह। इसके बाद पालकोट अभयारण्य गुमला, पालकोट अभयारण्य गुमला।
इसके बाद लिखिए हजारीबाग अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में ही। और लिखिए उधवा झील पक्षी विहार, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य साहेबगंज, साहेबगंज। इसका जो स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है 5.56, 5.56। तो देख लीजिए इसको लिखने का क्यों था, अगर पूछ दे इसी में से कि सबसे बड़ा अगर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड का कौन है, तो पलामू होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही बड़ा है। देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल को देख के कर सकते हैं कि सबसे बड़ा है। कभी कभी ऐसा कर देगा कि पहला को गायब कर देगा और बोल देगा कि पलामू का बड़ा अभ्यारण्य, इनमें से बड़ा अभ्यारण्य कौन है, और दूसरा तीसरा चौथा दे देगा, पहला नहीं देगा ऑप्शन। आजकल एग्जाम बनाने वाला भी ऐसे ही कर रहा है। और कभी कभी आपका सीधे क्षेत्रफल दे देगा कि किसका कितना क्षेत्रफल है, और जिसका 2-3 स्टेज में एग्जाम होती है उसका तो देती ही है। और सबसे सबसे छोटा अभ्यारण्य उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य का है साहेबगंज में। कितना है, मात्र 5.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, और 3-4 ऊपर से नीचे तक जानना ही है क्षेत्रफल को। और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थोड़ा कुछ है अब लेट शुरू किए हम लोग, तो इसके बाद कल हम लोग इसमें और पढ़ेंगे। इसमें अभी बहुत बाकी है, थोड़ा सा देख के आइएगा। उसमें हम बहुत सारा ट्रिक देंगे आप लोगों को कल, कि कैसे याद करना है ये सबको। चलिए ठीक है।